नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और बंगला गद्य साहित्य में उनका क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि बंगला गद्य साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर के बिना अधूरा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 मई 1861 में कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान में रखनी है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा वे ही थे। यानी ये इन्होंने क्या किया, हमारी भारतीय सांस्कृतिक जो चेतना है उसमें नई जान लाने का काम किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं जो दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उसमें सबसे पहले तो अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो वो कौन सा है? जन गण मन। ये किसकी रचना है? ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। दूसरी जो इनकी रचना थी वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों ही रचनाएं किसकी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है। इनकी देहांत या मृत्यु की अगर बात करें तो 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में ही इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब जानते हैं कि जो बंगला भाषा के साथ इनका कैसा और क्या जुड़ाव रहा और क्या क्या जो रचनाएं हैं, विधाएं हैं, उस पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। देखिए, इनको विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। ये तो निर्विवाद सत्य है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे, परंतु उनकी प्रतिभा का यदि काव्य क्षेत्र की सीमा में बांधकर मूल्यांकन किया जाए तो ये सरासर न केवल उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा बल्कि स्वयं को भी अंधेरे में रखने का प्रयास समझा जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक गद्यकार के रूप में भी उनको जानेंगे। तो ये एक कुशल गद्यकार भी थे। उन्होंने बंगला गद्य साहित्य की अनेक विधाओं, जिसमें उपन्यास है, कहानी है, यात्रावृत्त है, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि सभी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बांग्ला गद्य साहित्य उनकी अनुपम रचनाओं से अत्यंत समृद्ध है। एक उपन्यासकार के रूप में अगर हम इनको देखें तो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे बहू, ठकुरानीर हाट, चोखेर बाली, नौका डूबी, गोरा, चतुरंग, घरे बाईरे, 4 अध्याय। इसमें बहू ठकुरानीर हाट का कथानक ऐतिहासिक की अपेक्षा पारिवारिक ढंग का है, यानी इसमें परिवार का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में हृदय और बुद्धि के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। बंकिम चंद्र के उपन्यासों का हल्का सा प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। चोखेर बाली की अगर बात करें तो इसमें पहली बार व्यक्तियों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव के फलस्वरूप जो घटित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं उसमें उसी का कथानक लेकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसमें चरित्रों की मनोविकृतियों का यथार्थवादी ढंग से चित्रण किया गया है, जो संपूर्ण भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। यानी किसमें? चोखेर बाली में मनोवृत्तियों को आधार बनाया है और किस ढंग से इसकी प्रस्तुति करी है? यथार्थवादी ढंग से। नौका डूबी जो इनका उपन्यास है उसमें सामाजिक जीवन में उलझी हुई व्यक्तिगत समस्याओं को उठाया गया है। गोरा ये भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें व्यक्ति, समाज व राज्य की समस्याओं को परस्पर संबंधित करके दर्शाया गया है। इसे आधुनिक युग के महाभारत के रूप में देखा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी एक पद्धति का प्रयोग दूसरे उपन्यास में दूसरी बार नहीं किया। इसका प्रमाण शेषेर कविता में देखा जा सकता है। इसमें एक नई शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। अब अगर कहानीकार के रूप में हम इनको देखें तो इन्होंने लगभग 100 कहानियों की रचना की। इनकी कहानियों का कथा वस्तु और शैली सब में भिन्नता नजर आएगी। उनकी कहानियों में प्रेम से लेकर भूतों तक को विषय वस्तु बनाया गया है। साहित्य की दृष्टि से उनकी कहानियाँ साफ और आदर्श है तथा उनकी किसी भी भारतीय भाषा की श्रेष्ठ कहानियों के साथ तुलना की जा सकती है। नाटककार के रूप में अगर हम इन्हें जाने तो इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा, काल मृग्या, प्रकृति प्रतिशोध, नलिनी, राजा और रानी, प्रायश्चित, तप्ती, विसर्जन आदि नाटकों की रचना की। उन्होंने गोड़ाए गलद और बैंकुठेर खाता ये 2 हास्यप्रक नाटिकाएं भी इन्होंने लिखी है। इनकी विसर्जन एक प्रगतिवादी त्रासदी है तथा टैगोर ने सर्वोत्तम नाटकों में भी इसकी गणना
मानी जाती है या गणना की जाती है। राजा और रानी 5 अंकों में रचित एक त्रासदी है और इसे बंगला नाटक की सर्वश्रेष्ठ त्रासदी कहा जा सकता है। एक निबंधकार के रूप में अगर हम इनको देखें तो निबंधकार के रूप में टैगोर जी ने राजनीतिक, सामाजिक, धर्म, दर्शन आदि को अपना विषय बनाया है निबंध रचना के लिए। उन्होंने काली व बाणभट्ट की रचनाओं पर आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। यूरोप प्रवासी पत्र जो कि 1881 का समय काल है, इसमें यात्रा वृत्त की भी रचना की है। जीवन स्मृति इनके आरंभिक जीवन की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगला गद्य साहित्य की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बिना या रविंद्रनाथ टैगोर के बिना बंगला गद्य साहित्य अधूरा है। इनका बंगला गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण या अतुलनीय योगदान माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जो आज हमने किया है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।